खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं रियासत के हालात वाक़ात की, प्रोग्राम जहां पर हम मुल्क की हालात पर भी बात करते हैं, बिनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है और आपको तज़्यियों तबसरों के साथ अपडेट करने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक ये ट्रांसमिशन आपके सामने रहता है सलाम जे के प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आपकी शराकत दारी को भी यकीनी बनाया जाता है। और ये शराकत दारी, ये पार्टिसिपेशन जो है ये दो तरह से होता है। एक जो 9:45 के बाद आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ते हैं, बात रखते हैं, मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, और दूसरा प्रोग्राम ऑनलाइन इस वक्त है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम टेलीविज़न प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये वो राब्ते रिश्ते हैं जहाँ पर हम आप मुसलसल जुड़ते हैं, 24/7 जुड़ते हैं, और यहाँ पर आप जिस तरीके की बात रखते हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जब तनकीद भी आप करते हैं तो हम इससे उम्मीद के साथ उस तनकीद को देखते हैं, सुनते हैं, ताकि हमारे मसाइल जो पेश आए हैं या जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें हम दुरुस्त करें। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार, ये मोहब्बत आपकी तरफ से मुसलसल हमें ऑफलाइन भी मिलेगा और ऑनलाइन भी आप बराबर प्रोग्राम को देखते रहेंगे। टाइप फॉर्मेट प्रोग्राम का होता है जी, और पहले पड़ाव पर हम हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं। आज माजी में क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि 3 मार्च सन 2025 है। हिस्ट्री ऑफ द डेट पर नज़र डालेंगे। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चंद अहम वाक़ात और उसके फ़ौरन बाद अहम और बड़ी खबरों से आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज़, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल आप सबका। पीर का दिन, नई सुबह का आगाज़ और एक नए प्रोग्राम के ख़ास शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक का दूसरा दिन, साल 2025 ग्रेगोरियन या अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक। ज़रा आज के दिन को समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ ऐसे वाक़यात जो आज दिन में रोलमा होंगे, और उसके बाद बाकी वाक़यात या कुछ माजी में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपके सामने रखें। 2025 आज की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर का बजट 7 बरसों के बाद इस सेशन में पेश होना है। उस इजलास की शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में ये एक बड़ा इवेंट आने वाले बरसों में रहने वाला है। एक तवील मुद्दत के बाद यूटी में पहला ऐसा मौका जब हुकूमत अपना बजट पेश करेगी। इजलास की शुरुआत आज एलजी के खिताब के साथ होगी। 1716 में आज ही के दिन बाज़ाब्ता तौर पर राजा राव नंदलाल मंडलोई ने इंदौर शहर की बुनियाद रखी। मध्य प्रदेश के अंदर दुनिया भर या हिंदुस्तान के सबसे बड़े और बेहतरीन शहरों में से एक, अदबी तारीख भी शहर की है। 1716 में आज के दिन इसकी बुनियाद पड़ी। 1812 में अमेरिकी कांग्रेस ने पहला गैर मुल्की इमदाद का बिल आज के दिन मंजूर किया था। मार्च की 3 तारीख ही थी 2002 में वोट के बाद स्विट्जरलैंड के अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत आज के दिन इख्तियार की गई। 1857 में चीन और फ्रांस बरतानिया के दरमियान जंग हुई। एक तरफ चीन, एक तरफ फ्रांस और बरतानिया, और ये वो वक्त था जब इक्तसादी तौर पर भी खुद को ऊपर लाने की कोशिश ममालिक की जानिब से हो रही थी। 1961 में हसन अल सानी मराकश या मोरक्को के बादशाह आज के दिन मुंतखब हुए। साल था 1938 दिन आज का। सऊदी अरब में खाम तेल या क्रूड ऑयल आज के दिन दरियाफ्त हुआ। 1983 में 7वां नॉन अलाइड कॉन्फ्रेंस, जिसका बड़ा इवेंट, बड़ी कॉन्फ्रेंस दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुई 1983 में मार्च की 3 तारीख को। 1986 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया एक्ट के नफाज के साथ ही ऑस्ट्रेलिया बरतानिया से मुकम्मल तौर आज़ाद हो गया। दिन आज का था 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया, आज से 12 बरस कबल मार्च की 3 तारीख को। 1924 में कमाल अतातुर्क की जानिब से तुर्की में खिलाफत का खात्मा आज के दिन किया गया। तकरीबन 100 बरस मुकम्मल हो गए, बल्कि इससे ज़्यादा का वक्त बीत गया। 1958 में आज ही के दिन नूर अल सईद 14वीं मरतबा इराक के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन और बड़े वाक़यात जो आपके सामने रखे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, खबरें आपके सामने इस प्रोग्राम में रहेंगी। टेलीविजन स्क्रीन के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ रहेगा। तज्जिया और तबसरा होगा, दीगर अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर करेंगे। चलिए जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज उस खबर से आगाज़ करते हैं जो हिस्ट्री की
पन्नों में ज़रूर आज खनक रहा है और किसी न किसी तरीके से अगर आप भी सर्च करेंगे तो आप इस खबर को देखेंगे। बात उस नौजवान की करेंगे भारत के जो पाकिस्तान की जेल के अंदर है। आलमी अदालत तक मामला चला गया और आज उसके असीरी के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। और बात हम कर रहे हैं कुलभूषण यादव की, जो मुसलसल पाकिस्तान की जेल में है और कुलभूषण की गिरफ्तारी के 9 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। अप्रैल 2017 में कुलभूषण को एक फौजी अदालत, पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई, जिसके बाद भारत ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा भी खटखटाया, जिसके बाद हमने काफ़ी पेशरफ्त देखी और ये भी देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने काउंसलर्स जो रसाई होती है वो उनके वालिदैन को दी और बाज़ाब्ता तौर पर उनकी अहलिया, उनकी माँ जो है वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात भी की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत साल 2021 में थी, उन्होंने कुलभूषण को काउंसलर रसाई के हवाले से पार्लियामेंट में एक कानून भी मंजूर कर लिया था। ताहम बदस्तूर पाकिस्तान की हिरासत में आज भी वो है, जिसको लेकर मुख्तलिफ सियासी तंजीमों और इंसानी हकूक़ तंजीमों की तरफ से आज के दिन उसकी तस्वीरों के साथ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तस्वीरों के साथ कुछ बातें सामने रखी गई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि कुलभूषण जो है वो रॉ का एक ऑफिसर है, पाकिस्तान के अंदर सुराग रसानी के मामलात को चला रहा था और उसकी गिरफ्तारी की गई है। भारत सरकार का मानना है कि साबिक नेवी में ये रहा है और ज़ाती तौर पर बिजनेस कर रहा था और उन्हें अगवा किया गया और मामला आलमी अदालत में भी चल रहा था। इस बीच 9 साल मुकम्मल हुए हैं और पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा कि कई बार कुलभूषण यादव के मामले पर सियासत आर पार काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई और 2019 के बाद मामला काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी पड़ा है, लेकिन आज 9 साल उनके मुकम्मल गिरफ्तारी के हुए हैं। पाकिस्तान की अदालत ने सजाए मौत सुनाई है, आलमी अदालत ने रोक लगाई है, काउंसलर रसाई एक बार उनसे मिल चुकी है और सूरत हाल ये है कि हिस्ट्री के पन्नों में जब आप खंगाल कर देखेंगे तो आज के दिन आपको कुलभूषण यादव की तस्वीर और खबर भी सामने देखने को मिलेगी। एक तरफ से ये खबर है जी। दूसरी बात आती है, जरा बात उस जंगबंदी की भी करते हैं जिसको लेकर कल हमने आपको कहा था कि अमेरिका की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक मसवदा तहरीर किया गया है कि गजा के अंदर जंगबंदी कैसे होगी और इजराइल ने उसकी हिमायत का ऐलान भी कर दिया था। ताहम हमास ने इस मजबूजा मज़ाकरात और इस जंगबंदी को ना कर दी है और ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इजराइल की तरफ से गजा के लिए जाने वाले तमाम तर जो ग़िज़ाई अजनास की गाड़ियां हैं, रिलीफ रिहैबिलिटेशन की जो साजो सामान है, उसे बंद कर दिया है, जिसके बाद हमास और फ़लस्तीन के अंदर इसकी मज़ाहमत हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही है। हमास की जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है वो दूसरे अपडेट में बताएंगे, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं। रमज़ान मुबारक का आज तीसरा दिन है मशरिक़ वस्ता के अंदर और ऐसे में ये जब जैसे ही पहला मरहला ख़त्म हुआ तो इसके बाद इजराइल ने ऐलान कर दिया ऑफिशियली कि वो गजा में जो खाने पीने समेत हर किस्म का सामान जा रहा था वो दाखिला मुकम्मल तौर पर रोक दिया। यानी वो जो इमदाद का सिलसिला OIC की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की इदारों की जानिब से, तुर्किया की जानिब से, सीरिया की जानिब से, यमन की जानिब से शुरू हुआ था और वो मुआहिदे के तहत सब कुछ हो रहा था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी के पहले मरहले की मुद्दत ख़त्म हुई और इसके साथ साथ इजराइल ने इसके खात्मे के साथ ही ऐलान कर दिया कि जितने भी बॉर्डर के जो इम्पोर्टेंट रास्ते थे, ख़ास तौर से उन इलाकों को जो तकरीबन 15 महीने तक जंग की वजह से बंद रहे, उनको खोला गया। तो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान जारी हुआ कि जंगबंदी के पहले मरहले के इख्ताम और हमास की जानिब से बामकसद जो बातचीत है जारी रखने से इनकार के बाद 2 मार्च से इजराइल ने गजा की इमदाद की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। एक तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर जारी करके ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी कर दी गई है। दूसरी खबर हमास के हवाले से जो दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, जो स्टेटमेंट आया है, वो बताना भी आपको ज़रूरी है कि इसके जवाब में क्या कहा गया। ये इमदाद रोकना, जंगी जुनून और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस हिसाब से सरगर्मियां इजराइल की जानिब से हो रही हैं और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बमबारी शुरू हो सकती है, इस तरह की भी इंदिया बयानात से दिया जा रहा है। लेकिन गजा जंगबंदी में जब रुकावट हुई है तो गजा इजराइली मुतालबे पर जंगबंदी मुआहिदे की कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब एक बयान बाज़ाब्ता तौर पर हमास की जानिब से जारी किया गया कि मुआहिदे के लिए पहले मरहले में तोसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से कोई इम्कान नहीं है और इजराइल पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए हमास की जानिब से कहा गया कि वो इस जंग को
अगर वो जारी रखना चाहते हैं तो उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन यहां से आगे जंगबंदी बढ़े, तौसी हो, किसी भी तरीके से कोई इस तरह का इम्कान नहीं है। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इजरायली मुतालबे पर गजा जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले में तौसी से ऑफिशियली इनकार कर दिया है और हमास के सीनियर ओहदेदार की जानिब से बयान जारी करके कहा गया कि हमास जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले में तौसी पर बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं रखता, ना वो राजी हुआ है। और सीनियर ओहदेदारान जो हमास की तरफ से हैं वही बताते हैं कि इजरायली यरगमालियों को पहले से तय मुआहिदे के तहत मरहलावार रिहा किया जाएगा और गजा जंगबंदी के पहले मरहले का इख्ताम हफ्ते को हुआ था, जिसके बाद इजराइल ने गजा में खाने पीने समेत जो हर किस्म का सामान है वो रोक दिया। जैसा पहली खबर में हमने बताया, इजराइल ने जंगबंदी में आर्जी तौसी का ऐलान भी किया था, अमेरिका की जानिब से उस पर हाथ भी था, लेकिन यह तौसी की तजवीज़ अमेरिका ने जब दी, अब इजराइल ने यू टर्न लेते हुए इमदाद को मुकम्मल तौर पर रोका। इधर इजराइल ने अमेरिकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तौसी का ऐलान करते हुए तमाम यरगमालियों की रिहाई फिलहाल रोकी थी, लेकिन यह भी तवक्को की जा रही थी कि शायद इस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा हमास की जानिब से, मगर ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक तरफ से इमदाद रोकी गई तो दूसरी तरफ से तौसी पर जो पहला मरहला था सीज फायर एग्रीमेंट का, उसमें एक्सटेंशन होगी, वो एक्सटेंड किया जाएगा। ऐलान हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। हमास ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर जारी करके बिल्कुल क्लियर या वाज़ेह कर दिया कि सूरत हाल यहां से आगे क्या बन सकती है। ये एक तरफ की बात। दुनिया के एक और बड़े हिस्से की बात करते हैं, ईयू की, यूरोपीय यूनियन की, जहां पर अमेरिका और यूक्रेन आमने सामने आए। वॉशिंगटन के अंदर जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ, 2 रोज कबल आपके सामने हमने वो रखा, लेकिन सूरत हाल इससे भी खराब होने से पहले ही यूरोपीय यूनियन ने भी मुदाखलत कर दी है और यूक्रेन के हवाले से यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि यूक्रेन की मदद तब तक जारी रखी जाएगी जब तक इस जंग को हम होते हुए देखेंगे। यानी रूस और यूक्रेन की जानिब से जब तक जंग लड़ी जाएगी, जब तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी रहेंगे, तब तक यूक्रेन को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और ये यूक्रेन की फौजी इमदाद का ऐलान यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की जानिब से मुश्तरका इजलास के बाद किया गया। यूक्रेन के सदर से इजहार यकजहती किया गया। बरतानिया में होने वाले सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के लीडरान ने इत्तफाक किया कि जब तक जंग जारी है, यूक्रेन को फौजी इमदाद या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जो साजो सामान देना है वो जारी रखा जाएगा और रूस पर इक्तसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान कशीदगी के बाद यूक्रेन से इजहार यकजहती के 2 दर्जन से जायद लीडरान के बयानात यूरोपीय यूनियन से आए और यह भी कहा कि अमेरिका को भी और यूक्रेन दोनों को अपने रवैयों में तब्दीली लाने की अशद जरूरत है और ये जो 3rd वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, उस तरफ जाने से पहले ही इस तरह की कोशिश मुश्तरका तौर पर की जाए कि यूक्रेन को भी तनहा ना छोड़ा जाए और दूसरी तरफ जंग के मैदान को अमन के मैदान में पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ ये ममालिक दोनों बढ़ सकें, इसके लिए कोशिश हो। लेकिन रूस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर भी हों, यूरोपीय मालिक ने इस बात पर जोर दिया, मगर इस शर्त पर कि जंग को खत्म किया जाए, अमन व अमान की कयाम के लिए दोनों तरफ से कोशिशें हों। इजलास जब यूरोपीय यूनियन के लीडरान की जानिब से हुआ तो फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के जो सरबराहान थे, नेटो के सेक्रेटरी जनरल इस इजलास का हिस्सा बने, यूरोपीय कमीशन, यूरोपियन काउंसिल के सदर इस इजलास का हिस्सा बने। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें और वसी तर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। ये जब इजलास हुआ है तो एक किस्म का तज्जिया भी इशफाक किया जाने लगा है कि शायद अमेरिका और यूक्रेन में जब टकराव हुआ व्हाइट हाउस में, तो उसके बाद अमेरिका के इत्तेहादी भी 2 धड़ों में बंट गए हैं। अब अमेरिकी इत्तेहादियों की बात तो अलग है, ये पहले से ही लग रहा था कि ये जो एक ब्लॉक है जो रूस को रोकना चाहता है उसकी एक मुदाखलत होगी और यूरोपियन यूनियन ने अपना काम कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका जाए जिस लाइन पर भी जाए, हमारी अपनी एक लाइन है। और फिर नाटो अफवाज के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत इसमें एक बहुत बड़ा अलार्म जो है वो बजा रहा है। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की की हुकूमत यानी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक मुआहिदा तय होने वाला है चंद दिनों के अंदर अंदर। वो मुआहिदा भी बड़ा दिलचस्प होगा कि इस गर्म डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने के बाद क्या वो मामला तय पाए जाएंगे, क्योंकि इक़्तिसादी मामलात और सफारती मामलात पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरीके का रद्द-ए-अमल दिया गया है, उसमें अब यूक्रेन की सूरत हाल क्या होगी वो देखने लायक। क्योंकि यूक्रेन के बाद ज़रा बात एक और अहम मुल्क की करते हैं जिसे ईरान आप कहते हैं, क्योंकि ईरान आजकल सुर्खियों के अंदर है। इन्फ्लेशन यानी बाजारों के अंदर रेट्स बढ़ चुकी है, लेकिन हुकूमत खामोश नहीं है। हुकूमती इदारों की तरफ से बयान जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि ईरान ने अपने वजीर खजाना को बरतरफ कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो इन्फ्लेशन यानी जिस तरीके से
बाजारों के अंदर रेट्स को कंट्रोल करना था, रेट्स को एतदाल पर रखना था, वो नहीं हो पा रही थी और हर दिन महंगाई बढ़ रही थी। उसके पेश नज़र ईरानी पार्लियामेंट ने कल उनके वजीर खजाना को बरतरफ कर दिया है और बरतरफ करने की बुनियादी वजह जो पार्लियामेंट के अंदर बताई गई वो यही है कि रेट्स कंट्रोल करने में, मार्केट को कंट्रोल करने में फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल नासिर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। 273 मेंबर्स हैं ईरानियन पार्लियामेंट के जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। उनमें 182 से भी ज्यादा मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने वजीर खजाना अब्दुल नासिर के हक में वोट किया कि इसे हटाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इकोनॉमिक वॉर फ्रंट पर मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए हैं। जिसके बाद सदर मसूद ने बाज़ाब्ता तौर पर काबीना के अंदर यह फैसला सुना दिया पार्लियामेंट का। और याद रखिएगा सिर्फ 8 माह पहले वजारत खजाना के ओहदे पर अब्दुल नासिर जो थे वो फाइज हुए थे, लेकिन मुख्तलिफ जो एजेंसियां हैं, खबर रसाई इदारे जो है, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कसाद बाजारी और इन्फ्लेशन को नाकामी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। ईरान की सूरत हाल ये है कि एक US ब्लैक मार्केट में आजकल जो बिकता है वो तकरीबन 9,20,000 ईरानी रियाल के मुताबिक है, यानी एक $1 9,20,000 ईरानी रियाल के बराबर है। और जब आप मिड ऑफ द 2024 में देखेंगे तो यही रियाल जो था, ये $1 जो था ये तकरीबन 6 लाख के आसपास, 6 लाख रियाल्स के आसपास बिकता था, जिसमें ये तेज़ी के साथ जो बढ़ा है। न्यूज़ एजेंसियाँ ये भी बता रही है कि जो सदर मोहतरम है ईरान के, उनकी तरफ से अब्दुल नासिर के जो लॉ मेकर्स ने जो डिसीजन लिया है उसका वेलकम किया है और ये कहा कि इकोनॉमिक वॉर फ्रंट पर और भी मज़ीद स्ट्रेटजियाँ अडॉप्ट की जाएंगी ताकि सूरत हाल काबू में रह सके ईरान के अंदर। तो ये ईरान से खबर कि वज़ीर ख़जाना को वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि सूरत हाल ये कि वहाँ पर इन्फ्लेशन यानी बाज़ार में जो गर्मी थी वो ज़्यादा थी, रेटें काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, डॉलर का रेट बढ़ रहा था और उनके अपने पैसे का रेट घट रहा था, उस पर काबू नहीं किया गया। तो पार्लियामेंट ने फैसला लिया कि जनाब अब आप छुट्टी पर जाएं। तो हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए जी, तो हम यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके मॉर्निंग शो जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर एक के बाद एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मसवदे कानून तो लाया लेकिन रात देर गए बयान भी जारी किया, और यह बयान एक बड़ी कहानी है। छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। सुबह के 9 बज रहे हैं और जरा खबरों को देते हैं रफ्तार और अब जरा जम्मू कश्मीर की खबर से भी आपको बाखबर करते हैं। और सबसे पहले मौसम के मिजाज से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि एक बार फिर मतला अबर आलूद है। जम्मू से लेकर श्रीनगर मतला अबर आलूद है और कल रात से लेकर अभी तक कई मकामात पर एक बार फिर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर से ली है करवट। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला सुबह से दोबारा शुरू और मैदानी इलाकों में हो रही है रुक रुक कर बारिशें। 4 मार्च ये जो अभी जो इतलात हमारे पास है वो ये बता रही है कि फिलहाल 4 मार्च से 9 मार्च के दरमियान एक बार फिर मतला खुश्क रह सकता है। लेकिन फिलहाल आज और कल के लिए इब्तिदाई खबर ये है कि मगरिबी हवाओं का हल्का सा असर जो पहले ही रियासती महकमे मौसमियात के पेशनगोई की थी, उसी के मुताबिक हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर, जिनमें सिमथन है, अफरवट की पहाड़ियां हैं, इसी तरीके से कोकरनाग के बालाई इलाके हैं, शोपिया के बालाई इलाकों के साथ साथ जब आप कुपवाड़ा चलेंगे तो मथिल, करना, केरन के बालाई इलाकों के अंदर भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इधर शहर श्रीनगर के अंदर मतला अबर आलूद सुबह से लेकर अभी तक शहर में कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला शुरू और सोबा जम्मू यानी जम्मू शहर, उसके साथ साथ उधमपुर, कठुआ और सांबा में भी मतला अबर आलूद आपको नजर आएगा। इधर पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ में भी सूरत हाल मौसम की इसी तरीके की बनी हुई है कि सुबह से लेकर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है और मतला मुसलसल अबर आलूद है। जम्मू एयरपोर्ट पर खबर यह है कि परवाजें रूटीन के मुताबिक है, डिस्पाइट कि काफ़ी ज़्यादा बादल भी आपको आसमान पर नजर आ रहे हैं। दिन के दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी हुई है, 5 डिग्री से या 8 डिग्री के दरमियान चला गया है। रात का दर्जा हरारत किस तरीके का रहा है वो आखिर पर प्रोग्राम में आएंगे तो जरूर बताएंगे। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया गया है और ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो है उस पर सख्ती के साथ काम किया जाए और किसी भी कीमत पर ओवरड्राइव यानी क्रॉस नहीं किया जाएगा, गलत जगहों पर इस तरीके से ओवरड्राइव नहीं किया जाएगा। और जहां पर आपको ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के जिम्मेदारान मिले और आपको कुछ हिदायत दे तो उस हिदायत पर मिन्नोअन अमल करें, क्योंकि बहुत सारे मकामात पर सड़क खस्ता भी है। तो ये सूरत हाल है और ये तस्वीरें आज सुबह की है कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा की। उसके बाद शहर श्रीनगर के अंदर बारिशें और जम्मू शहर के अंदर भी बारिशों का न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया है और माना जा रहा कि कल और परसों मतला अबर आलूद रह सकता है, बूंदाबांदी नहीं, लेकिन आज पूरे दिन बारिशों और बर्फबारी के बीच दिन निकल सकता है। चलिए, तो एक खबर आपके सामने, लेकिन अपडेट जरा एवलांचेस के हवाले से भी। मुख्तलिफ इलाकों में जब मौसम तब्दील होगा या करवट ले रहा है अलग अलग जगहों पर, जम्मू सूबे में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जो कि अलग सुबह शुरू हुई थी। इतलात ये हैं कि मुतलका हुकाम भी मुसलसल सूरत हाल पर नजर बनाए हुए और मौसमियाती तब्दीली के बीच खतरात भी लाहक हैं। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन और रियासी के लिए वार्निंग जारी की गई है और तकरीबन 2500 या इससे ऊपर मीटर पर बुलंदी वाले इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात जिस हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहा था उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए और दूसरी तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपने लेवल पर लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रही है और शहरियों से उन इलाकों के अंदर सख्त एहतियात बरतने की अपील की जा रही है जिन इलाकों में खतरात हैं या माजी में ऐसी सूरत हाल बनी है। पिछले कुछ दिनों में आप सब जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जम्मू कश्मीर के अंदर शहरियों से अपील भी की थी कि उन इलाकों में जहां पर मौसम काफ़ी दिनों से खुश्क था, अचानक बारिशें और बर्फबारी शुरू हुई थी, वहां पर मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो दोबारा से आज बन सकती है क्योंकि कुछ एक इलाकों में आज भारी बर्फबारी, खासतौर से बालाई इलाकों में और उन एरियाज़ के आसपास जहां जहां थोड़ी ही तादाद में या कम तादाद में अगर लोग रहते हैं। वैसे तो इन दिनों मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग मैदानी इलाकों का ही रुख करते हैं, ज़्यादातर लोग गर्मियों में ऊपरी इलाकों में जाना शुरू करेंगे, लेकिन जिन एरियाज़ में भी पहाड़ी सिलसिले में खतरात लाहक है, सख्त एहतियात बरतने की अपील की गई है। खुद के साथ साथ माल मवेशी को चरवाने के मकसद से दाएं बाएं या नकलो हरकत करते हैं जंगलात वाले एरियाज़ में या फिर पहाड़ी सिलसिले में, उन एरियाज़ के अंदर डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी के अंदर 2500 या इससे ऊपर अगर कोई या इससे ऊपर
2500 मीटर या इससे ऊपर बुलंदी पर वाक़ जो इलाके हैं उन एरियाज में बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान है। खतरात के बीच सख्त एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। चलिए जनाब, ये तो एडवाइजरी थी जो जारी कर दी गई थी महकमे मौसमियात की तरफ से, लेकिन जरा बढ़ते हैं आगे। मौसम अब बताएंगे आपको सियासत का क्या है, क्योंकि रियासत के तारीख में आज का दिन इंतहाई अहम है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली मर्तबा रियासत का बजट इजलास जम्मू के अंदर आज शुरू होने जा रहा है। और ये खबर आज है कि 7 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर का बजट इजलास जम्मू के अंदर आज शुरू हो रहा है। पहला बजट सेशन पूरे 7 साल के बाद आज शुरू हो रहा है। और ये बजट इजलास जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खुतबे के साथ शुरू होगा। और इस दौरान जहां 10 बजे कार्रवाई का आगाज होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुतबा पढ़ना शुरू करेंगे। उसके फौरन बाद आधे घंटे के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी। और इतलात और खबरों के मुताबिक कार्रवाई के अंदर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, साबिक वजीर सईद गुलाम हसन गीलानी, शमशेर सिंह मनहास साबिक मेंबर पार्लियामेंट, गुलाम हसन परे साबिक एमएलए और चौधरी प्यारा सिंह साबिक एमएलए को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा, क्योंकि ये वो अशखास है जो पिछले 4 महीनों के दौरान इस दुनिया से चले गए थे। और यही वो अशखास है जिनको आज ऑबिचरी रेफरेंस जिसे मातमी करारदाद के तौर पर पेश किया जाएगा, इन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। याद रखिएगा कि आज के बजट इजलास में ही स्पीकर मासूम जो है वो टेबल करेंगे गवर्नर के खुतबे को। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस खुतबे पर 2 दिन तक बात भी होगी और फिर वज़ीर आला भी इस पर क्लोजिंग रिमार्क्स अपने देंगे, जिसके बाद 7 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन आज स्पीकर मासूफ अब्दुल रहीम राथिर, चूंकि 7 साल के वक्फे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास हो रहा है, तो आज कई कमेटियों का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। याद रखिएगा, बजट इजलास सही तरीके से चले, मीटिंगें हो चुकी है, बीजेपी ने अपने तरीके से की है, कांग्रेस अपने तरीके से खीमजन हो चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तरीके से की है। ताहम यह साफ किया गया कि अगर कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम उठाने की कोशिश की गई तो हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी खामोश तमाशाई नहीं बैठेगा। ये बीजेपी की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि 370 स्टेट और दीगर मामलात पर जब रेजोल्यूशन या बात करने की कोशिश होगी तो हंगामे की नजर बहुत सारा वक्त हो सकता है। इसलिए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद दूसरा अहम तरीन इजलास ये हो रहा है पिछले 4 महीनों के दौरान। और पहला बजट इजलास 7 साल के वक्फे के बाद पेश शुरू हो गया है आज, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 10 बजे ऐवान से खिताब करेंगे। और उसके फौरन बाद ऐवान के अंदर स्पीकर मासूम गवर्नर के खुतबे को टेबल करेंगे। शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू होगा, ऑबिचरी रेफरेंसेस भी होंगी। और फिर बाज़ाब्ता तौर पर 7 तारीख को पहली मरतबा बहश्त वज़ीर आला और इंचार्ज वज़ारत ख़ज़ाना उमर अब्दुल्ला अपना बजट फुल फ्लेज्ड बजट जो है 7 साल के वक्फे के बाद ऐवान के अंदर पेश होने जा रहा है। तो इस तरीके से तैयारियां हो रही है और आज का दिन आज से ही हंगामा और कई चीज़ें मिलने की तो उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है, क्योंकि आज 10 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुतबा देंगे मेम्बरान को। और मेम्बरान से कहा गया कि 10 मिनट कबल वो अपने हॉल के अंदर आए, सेंट्रल हॉल के अंदर आए और 5 मिनट पहले वो अपनी तमाम सीट्स ले, ताकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए तो कौमी तराना पहले, उसके बाद फौरन बाद खुतबा के आगाज़ और आखिर पर भी कौमी तराना बजने के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब निकलेंगे। और कुछ वक्फे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली की कार्रवाई भी शुरू होगी। एक तरफ से ये इत्तला है। दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं, ये भी बड़ी अहम और खबर है, क्योंकि आज सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। और इजलास रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मुनक्किद होने जा रहा है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक काबीना का अहम तरीन इजलास आज बाद दोपहर जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक काबीना का इजलास 2 बजे के आसपास सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर होगा, जिसमें रियासती बजट जो 7 मार्च को पेश होना है, उस बजट को बाज़ाब्ता तौर पर काबीना की मंजूरी दी जाएगी। यानी काबीना के सामने
बजट को वजीर आला रखेंगे, जो वजीर खजाना भी है, काबीना से मंजूरी ली जाएगी। 2 बजे के आसपास इस बजट ये इजलास तलब किया गया है और उमर अब्दुल्ला इस इजलास की सरबराही करेंगे। साल 2025-26 का सालाना मीज़ानिया तैयार हो गया है। 7 तारीख को ऐवान के सामने इसको रखा जाएगा, लेकिन आज 2 बजे के आसपास इस बजट का खाका कमेटी यानी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और कैबिनेट अप्रूवल लेने के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के अंदर पढ़ेंगे उमर अब्दुल्ला, जो रियासत के वजीर आला भी है और वजीर खजाना भी है। तो 2 बजे का इजलास। इतलात और खबर यह है कि इस इजलास के अंदर सिर्फ बजट तक ही महदूद नहीं होंगी, बल्कि कुछ अहम और हसास मामलों पर भी गुफ्तगू होगी और लेट अस सी कि क्या कुछ यहाँ से बाहर निकल कर आएगा। फिलहाल 2 बजे, एक 10 बजे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होंगे तो पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा उनके बातचीत का। और अगर काबीना ने कोई बड़ा फैसला लिया तो उससे भी हम आपको बाखबर करेंगे 2:30 बजे के जरूर अपने बुलेटिन में, जो हम आपके सामने रखते हैं। बढ़ते हैं जी आगे। बहुत सारे रास्ते तय होंगे। अगले दिनों में हिकमत अमली हुकूमत की क्या रहेगी वो वाज़ेह रहेगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हिकमत अमली जहां पर तरतीब तमाम सियासी जमातों की जानिब से दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमती सतह पर अपने हिसाब से तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी काउंटर करने के लिए तैयार है और कई ऐसे बिल्स या कई ऐसी चीज़ें जो PDP और दीगर जमातें भी सामने रख रही हैं, कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच में इस इजलास में जो 40 दिन तक चलना है, जबरदस्त हंगामा होगा, इसके आसार भी नजर आ रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है। जो हमने पहले सेशन में, बहुत छोटा सेशन था लेकिन उस वक्त भी हमने देखा था और सूरत हाल दोबारा बन सकती है, क्योंकि इजलास से ठीक पहले एक और मामला सुर्खियों में आया और वो है यौम शोहदा की तातील। जो 13 जुलाई को छुट्टी हुआ करती थी, उस पर हुकूमत ने दोबारा से छुट्टी कराने का जो वादा किया था उमर हुकूमत ने, वो याद दिलाते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के जो MLAs हैं, अराकीन हैं, अगरचे वो 3 ही हैं, लेकिन उन पर जोर दिया है कि वो यौम शोहदा या जो 13 जुलाई की छुट्टी हुआ करती थी उसकी तातील के हवाले से एक करारदाद लाएं, उसको यकीनी बनाएं। और जैसे ही उन्होंने करारदाद की बात की तो पलटवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन की जानिब से हुआ। आज कल यानी आज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, कल परसों आप देखेंगे MLAs अपनी अपनी बात रखना शुरू करेंगे। तो उस वक्त साल 1931 के बाद मुसलसल 13 जुलाई को यौम शोहदा पर जो सरकारी तकरीबात भी हुआ करती थी, वादी कश्मीर और जम्मू में तकरीबात का इनेकाद हुआ करता था। गवर्नर्स, साबिक वज़रा आला इस दिन पर शोहदा को खराज तहसीन पेश किया करते थे। साल 2020-21 के बाद ये छुट्टी जब मनसूख की गई, एक वो छुट्टी जो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी पर थी और दूसरी ये छुट्टी, इन दोनों छुट्टियों के मनसूख करने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। लेकिन हुकूमत ने बनने से पहले यानी चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला या उनके तमाम मेंबरान ने दोबारा से ये वादा किया है कि इन दोनों दिनों पर छुट्टी उनकी जानिब से दोबारा कराई जाएगी अगर वो इक्तदार में आते हैं। अब वो इक्तदार में है तो याद दिलाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने जहां पर अपने पार्टी लीडर्स को इस सिलसिले में अवेयर रहने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर यौम शोहदा के सिलसिले में तातील पर करारदाद लाने पर जोर दिया है, तो दूसरी जानिब से पलटवार हुआ है। तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रुकन हैं, उन्होंने देर रात एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि महबूबा मुफ्ती या उनके पार्टी लीडरान का ये डबल स्टैंडर्ड है। यौम शोहदा पर तातील की बात तो की जा रही है, लेकिन अपने 3 से 4 या 2.5 साल के अरसे में जब वो बीजेपी के साथ हुकूमत में थी, तो जरा ये भी बताएं कि अपने साथियों को या बीजेपी के कितने लीडरान को वो उस वक्त साथ लेकर मज़ार शोहदा पर गई थी। सवाल भी पूछा और जवाब भी एक तरह से इस सवाल का दिया है। बहरहाल अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबरान ने कोई करारदाद जमा करवाई है या नहीं करवाई है, लेकिन रात देर गए PDP सदर की तरफ से जो बयान, जो हमें इतलात आई है पार्टी ज़राया से, वो यही है कि PDP सदर ने मेंबरान को कहा है कि वो करारदाद लाएँ। 13 जुलाई यौम शोहदा जो सन 1931 में 22 लोग मारे गए थे, उनकी याद में सरकारी तातीलात और सरकारी फंक्शन बनाने के लिए दोबारा से इस पहल को किया जाए। अब मैंने पहले ही कहा, जब इस तरीके की बातें ऐवान के अंदर होंगी, हंगामा बहुत ज़्यादा होगा। बीजेपी एक वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, वो इन चीज़ों को कैसे हज़फ करके बाहर निकलेगी, ये सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन देखना होगा कि टेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है, टेस्ट कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ के लिए भी है और बीजेपी ने जो स्टैंड लेना है वो सबके सामने है। लेकिन फिलहाल 13 जुलाई के मामले पर भी सियासत गर्माती हुई कल रात से दोबारा नजर आ रही है। इसमें एक और चीज़ भी इशफाक, चूंकि दफ़ा 370 की तनसीक के बाद ये पहला बजट है, फिर जहाँ तक हमें याद है हसीब राबू साहब ने
11 और 12 जनवरी के आसपास 2018 में आखिरी बजट पेश किया था, तो साबिका रियासत और मौजूदा यूटी, ये जो 7 साल का अरसा गुजरा है, इसमें कई आईनी तब्दीलियां हुई, उतार चढ़ाव हुए, निजाम पूरी तरीके से बदला, चीजें शिफ्ट हुई। उन सारी चीजों पर भी हंगामा आप देखेंगे। एक तरफ शराब की पाबंदी पर तमाम पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं, उन बिल्स पर भी आप हो सकता थोड़ा बहुत हंगामा हो, लेकिन दफा 370 की बहाली की करारदाद, जिसमें पहले पीडीपी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन लाया। लेकिन दूसरी तरफ आप इस बात को भी याद रखिएगा कि सजाद गनी लोन ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं इस इजलास से शुरू होने से पहले। तो एक तरफ वो हंगामा, दूसरी तरफ ये अपोजिशन की तरफ से काउंटर करने के लिए 2 दिन का कटरा के अंदर एक प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें इसी तरह की हिकमत अमली तरतीब दी गई कि ऐसे बयानात या ऐसे बिल्स का काउंटर कैसे करना है। तो ये इजलास आप देखिएगा 5-6 तारीख के बाद हंगामा काफी होने वाला है, इसके आसार पहले से नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और मामला है जिस पर हंगामा होगा और वो रिजर्वेशन का मामला है। इशफाक, ठीक है जी, रिजर्वेशन के मामले पर तमाम नजरें जहां हुकूमत पर भी है, वहीं पर मामला अदालत के अंदर भी जेर गौर है। और जेर समात मामले में एक और खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जो दरख्वास्तें जमा की गई थी अदालत के अंदर, उस पर समात का सिलसिला और ज्यादा तेज होगा और 7 मार्च को रिजर्वेशन के मामले पर दोबारा से बातचीत होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में जो खबर सामने आई है कि 7 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाअत होगी और इस ज़िमन में सरकार की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया होगा और कहां पर किस तरीके से बात की गई होगी, ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ सकती है। तो फिलहाल बड़ी खबर कि रिजर्वेशन का जो मामला है 7 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की अगली समाअत कर दी गई है। बिल्कुल, हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा कॉज लिस्ट भी सिलसिले में जारी कर दी गई है और हुकूमत की रिपोर्ट का भी इंतजार है जो अदालत ने उनसे 1.5 महीने के अंदर मांगी थी। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स में तरमीम को जो चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे लोग अदालत गए थे। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के सामने ये मामला आएगा और हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा जो बाकायदा कॉज लिस्ट है उसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस पुनीत गुप्ता पर मुश्तमिल अदालत की डिवीजन बेंच केस का नंबर जो सीरियल नंबर है वो 3 है। तो 7 तारीख को ये सुने जाने का इम्कान है और अर्जी गुजारों का मौक़िफ़ है कि सरकार की तरफ से 2005 की जो रिजर्वेशन रूल्स में तरमीम की गई है, अमेंडमेंट्स हुई हैं, संशोधन हुआ है, उससे जम्मू कश्मीर सरकार की भर्ती की असामियों और तालीमी इदारों के अंदर ओपन मेरिट के लिए जितनी भी रिश्तें थी उनमें कमी आई है। 57% से कम होकर वो पोस्टें 33% हो गई हैं। आरबीए भी कम हुई है, लेकिन जो पसमानदा तबकात हैं उनको कोटा चुके 20% से कम करके 10% 10% किया गया था। वो एसटी और एससी वाला जिस पर ऑलरेडी बहुत बात हमने की है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा था वो 10% से बढ़ाकर 20% किया गया था। पहाड़ीज, गुजर बकरवाल, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण सबको अलग अलग मिला था। और इसके अलावा सोशल कास्ट 2% से 8%, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या एएलसी सर्टिफिकेट जिनके पास होती है, इसके जुमरे में आने वाले जो लोग हैं उनको 3% का कोटा था वो बढ़ाकर 4 किया गया था। इसके अलावा पीएचसी 3 से 4% तक किया गया था। और इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने वाली जो दरख्वास्तें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 के रूल 4, रूल 5, रूल 13, 15, 18, 21 और 23 को मुख्तलिफ एसओज के जरिए तरमीम शुदा करार देने के लिए अदालत से मुदाखलत की दरख्वास्त की है और कहा कि यह आइन की खिलाफ वर्जी है। जो मौजूदा रिजर्वेशन रूल्स हैं उसमें एक बहुत बड़े तबके के साथ जिनकी 70% आबादी है और वो महज 26% नौकरियों में इस वक्त बाख्तियार हैं या नौकरियों के लिए इस वक्त एलिजिबल हैं, वो हैं ओपन मेरिट वाले। अब एक और अहम मामले की करते हैं और बात सन्नत की करते हैं। और लगातार सन 2019 के बाद जब से यूनियन टेरिटरी बनी, एक फाउंडेशन बेस रखने की कोशिश की गई कि सन्नत का इनकलाब जम्मू कश्मीर के अंदर हो, सरमायाकारी यहाँ पर हो और
तकरीबन ये सरमायाकारी का जो आगाज हो गया था, सरकारी ज़राया या लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो दफ्तर है वो पुरुम्मीद है कि आने वाले 2 से 2.5 सालों के दौरान आप टेक ऑफ होते हुए बड़ी चीजें देखेंगे, जिसके बाद राहत मिलेगी। लेकिन एक तरफ से जो ज़राया बता रहे हैं हमें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दफ्तर बता रहा है, वो एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से सनती शोबे को दोबारा जिंदा करने की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम ही साबित हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में 624 में से 230 सन्नती यूनिट गैर फाल बताए गए हैं, यानी वो एक्टिव है ही नहीं। और अराजी अलॉटमेंट में या दीगर मामलात में जो यूनिट होल्डर्स हैं वो अभी भी कश्मकश के शिकार हैं। तो एक तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम सही तरीके से सूरत हाल को बनाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नई सनती यूनिटों के क़याम में कामयाबी हासिल करने में अभी तक नाकामी हासिल हुई है और 23 नए इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए अराजी हासिल, लेकिन कोई पेशरफ्त न हो सकी। अराजी हासिल की लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और मुतल्लिका महकमा और जम्मू कश्मीर में जो दीगर चीज़ें देखते हैं उनका मानना है कि फ़िलहाल मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आप देख लीजिएगा ज़मीनें कहाँ कहाँ पर ली गई थी। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बेमिना का इलाका दिखेगा, 750 कनाल की ज़मीन की निशानदेही की गई है। चिवा सुंबल में 1200 कनाल, फिर इसी तरीके से लासीपोरा में ज़मीन निकली गई, सीर जागीर, तिलेल सोपोर, सीर जागीर और सोपोर वाले इलाके में 428 कनाल ज़मीन जो है वो मिली है। लेकिन ज़मीनें निशानदेही करने के बाद वो जो सेंटर्स का क़याम था और दीगर चीज़ें थी वो हो नहीं पाई है। अभी टेक ऑफ होने में कुछ वक्त लग सकता है। इस भी सूरत हाल ये है कि जो उम्मीद थी कि सरमायाकार यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगे, उस पर भी एक बड़ा दचका तब लगा है जब मरकज़ ने जो मुराद सनतकारों को देने थे उस वाले मामले पर अपना पेज फंसा दिया, क्योंकि पुरानी पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करना था वो हो नहीं पाई है और मौजूदा हुकूमत शायद नए तरीके से पॉलिसी को लाएगी, उस पर सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो सन्नती इनकलाब का ख्वाब था वो शर्मंदे ताबीर होते हुए 2025 में भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंतज़ामी अमूर चलाने वाले दफ्तर या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो दफ्तर है वो ज़रूर पुरुम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इमरान नाइकू भी हमारे साथ ज्वाइन किए। इमरान, 2-4 चीज़ें हैं कि पुरानी यूनिट्स को हम बचा नहीं सके। सरकारी आदादोशुमार है 700 प्लस जो मिनिमम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी जम्मू सूबे के अंदर वो बंद हुई पिछले 4-5 वर्षों में, वो फिगर्स भी हमारे पास हैं। दूसरी तरफ 624 में से 230 सनती यूनिट्स इस वक्त इनएक्टिव। वजूहात क्या हैं और जो नई यूनिट्स खुलने थे ज़मीन अलॉटमेंट की केसेस क्लियर ना होना, उसकी बुनियादी वजह? देखिए, पहली बात यह है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री सेक्टर है इसको फाल बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। और आपको याद होगा कि 2020-21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए एक 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया और उसके तहत एक तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यूनिट्स को फाल या इसको डेवलप करने की बात की गई। दूसरा, एक नए जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको जो है और ज्यादा फाल बनाने की बात की गई, एस्टैब्लिश करने की बात हुई। और तीसरा ये कि जितने भी लूप होल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री सेक्टर के हवाले से, इस इंडस्ट्री सेक्टर को उन लूप होल्स को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, ये इस स्कीम का बुनियादी मकसद है और अभी भी ये एग्जिस्टिंग है ये स्कीम। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से मुसलसल जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है वो मुसलसल आवाज उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज तो रखा है इसके लिए, लेकिन जो वो उम्मीद रखते थे, जो इंडस्ट्री सेक्टर को मसाइल हैं, जो इसके इश्यूज है, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। और उसकी सबसे बड़ी बात आपको हमारे ओपन टॉक प्रोग्राम का याद होगा, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है उनको उसमें इनवाइट किया था और उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। और बजट सेशन से पहले और बजट सेशन के बाद भी इन्होंने सरकार से भी बात की और ये भी इनको इंश्योर किया गया कि इस सेक्टर को फाल किया जाएगा, इस सेक्टर में जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी। लेकिन अब ये जो आरटीआई के जरिए एक नया इंकिशाफ सामने आया है कि 624 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से तकरीबन 230 से ज्यादा
इंडस्ट्री यूनिट्स या तो बंद हुए हैं, तो या तो किसी ने वो या गैर फाल हुए हैं, या किसी ने किस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बंद कर दिए हैं। तो इसमें देयर आर लॉट ऑफ रीजंस के जिसकी वजह से या ये जो इंडस्ट्री यूनिट्स जो है ये बंद हुए हैं। और यहाँ जो लैंड अलॉटमेंट की बात हुई है कि 2000 से ज्यादा कनाल जो लैंड अलॉट की गई इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे भी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यूनिट होल्डर्स है वो भी मुसलसल इस बात पे ये आवाज उठा रहे हैं कि जो जी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, फिलहाल पहले तो उनको फाल करने की जरूरत है, पहले उन पे काम करने की जरूरत है, और उसके बाद जो नए न्यू इंडस्ट्री यूनिट्स है उनको आप ओपन करें, एस्टैब्लिश करें, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अभी बहुत सारे इश्यूज है सेक्टर को लेके जिसको सरकार को देखने की जरूरत है। लेकिन अब जो ये आरटीआई के जरिए से इंकशाफ हुआ है कि मोर देन 230 जो इंडस्ट्री यूनिट्स गैर फाल हुए हैं या बंद हुए हैं, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हर स्टेट, हर मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्री का। और जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इसका तकरीबन जीडीपी में एक अहम हिस्सा है। तो इंडस्ट्री यूनिट्स का बंद होना, अब ये मसला है कि ये जो इंडस्ट्री यूनिट्स बंद हुए ये तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यूनिट्स है, और वही जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वही तो स्टेक होल्डर्स बात कर रहे हैं, वही तो वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इसको कैसे फाल किया जाएगा। और 28,400 करोड़ रुपए का बजट रखना, उसके बाद दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 28,400 करोड़ को अब 75,000 करोड़ रुपए तक जो है बढ़ा दिया जाए। लेकिन पैसा भी आता है, अब ये देखना है कि कहीं अकाउंटेबिलिटी की भी देखने की जरूरत है, कहीं ये देखना है कि जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है हमारा, या हमारे दीगर जो मुतालिका इदारे हैं, वो किस तरह से अपनी जो वर्क अपना उनका है, जो उनको टास्क दिया गया है, वो उसे किस तरीके से बेहतर तरीके से करते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि एटलीस्ट जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंसियर है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री सेक्टर जो है ये प्रमोट हो, और ये भी बात हुई 28,400 करोड़ रुपए में कि नए जो इंडस्ट्री यूनिट्स यहाँ खोले जाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की सालाना इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अभी ना तो कहीं सालाना इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, और और खबर ना ही उसके कहीं उल्टी आ रही इसका है कि दूसरा आरटीआई इतलाक रिवील दिख कर रहा रहा है। है बहुत कि शुक्रिया हमारे इमरान हमारे साथ 200 ज्वाइन से करने ज्यादा के लिए। बड़ा यूनिट्स। सवाल है कि सन्नती शोबे को दोबारा दवाम और मजबूती बख्शने का एक ख्वाब देखा गया था, लेकिन इतलात ये है कि दम तोड़ रही है सन्नत, और इसको ऑक्सीजन के बहाने पर नहीं छोड़ा जा सकता है, इसको वेंटिलेटर पर नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि इसको अपने बलबूते पर चलाने के लिए राहें खोलनी पड़ेंगी, उसी तरीके से जिस तरीके से उन हिली एरियाज के अंदर दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्री को चलाया जाता है, जिस तरीके से वहां पर एट पर सेट नॉर्म्स होते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अब रेल का सफर भी शुरू होगा तो इससे मजीद आसानी का छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि तनवीर सादिक साहब ने एक कानून लाने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत यानी जो असेंबली सेक्रेटरीट है उन्होंने कानून को वापस किया। अब ये वापस क्यों किया गया, कानून कौन सा था, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि शाहपुर कंडी डैम पर जम्मू कश्मीर हुकूमत और पंजाब हुकूमत के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही है, और काफ़ी सख्त तेवर जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से दिखाए गए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे दोनों बड़ी खबरों पर, आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। 9:30 बज चुके हैं। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन बात सफाई मुलाजमीन की होगी, इदारों की होगी, जिम्मेदारान की होगी। कुछ बड़े फैसले मजीद बड़े इदारों की जानिब से हुए, उस पर ज़रा चलेंगे। मगर सबसे पहले चूँकि असम्बली के ताल्लुक से बात हो रही थी आपसे, कुछ देर बाद ये जो हंगामा खेज इजलास है वो शुरू होगा या आने वाले दिनों में हंगामे के आसार हैं। मुतअद्दिद बिल्स पेश किए जाएंगे जिसमें 370 का मामला है, शराबबंदी का मामला है, दीगर कुछ मामलात हैं, एक एक करके उस पर हम देखेंगे। लेकिन मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ तमाम पार्टियां जहां पर एकजुट होने की बात करते हैं या फिर नौकरशाही के तर्ज अमल पर भी इजहार तशवीश मुसलसल किया जा रहा था, लेकिन ये मामला आप देखेंगे ऐवान के अंदर भी गूंजेगा। इल्जामात की सियासत जो बिल्स की शक्ल में आप जाएगी, ऐवान के अंदर इस पर बात होगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जरीबल से रुकने असेंबली तनवीर सादिक की जानिब से एक और बिल इस मामले में लाया जा रहा है। एक बिल लाया गया था जिसमें दो चीजों को वो डिस्कस कर रहे थे कि एक, मंशियात के मामले पर वो संजीदा है ये जाहिर कर रहे थे। दूसरा कि ये जो नौकरशाही वाला तर्ज अमल है, ये तर्ज अमल कम से कम खत्म हो और मौजूदा वक्त में जिस लाइन पर मंशियात के खिलाफ मुहिम को आगे ले जाने की कोशिश हो रही थी, सब एकजुट होने की बातें तो कर रहे थे, लेकिन शदीद किस्म का धचका उस वक्त लगा जब इस बिल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर या सरकारी अफसरान से मंजूर जरूरी। आपको बता रहे हैं कि मंशियात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी और ड्रग्स वाले मामले पर एक मसवदा कानून तहरीर किया गया था MLA जरीबल, तनवीर सादिक जो तर्जमान आला भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी तरफ से। लेकिन उन्हें वापस एक खत मिला है जो सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से आया है और उसके असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से आया है। उसके बाद तनवीर का एक स्टेटमेंट रात देर के हमारी नज़र के सामने गया जिसमें उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अहम और क्रूशल बिल था। जम्मू कश्मीर वॉर अगेंस्ट ड्रग्स abuses and compulsory teaching of illegal effects of drug addiction in school bill 2025 LA बिल प्राइवेट बिल नंबर 2 2025 के तहत उन्होंने जमा करवाई थी। ताहम बिल का जब मुआयना किया गया होगा माहिरीन कानून की तरफ से तो कहा गया कि जब इसमें फाइनेंशियल मैटर भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए यह बिल प्राइवेट मेंबर से मनी बिल बन गया है। और जब यह मनी बिल बना है तो अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से इस पर मजीद मामला करे चलेगा और फिर ये बिल चीज़ प्री अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फॉर फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। अब जब ये बिजनेस का हिस्सा ही नहीं बनी, यानी सीधी सी बात है, अब ये बिजनेस का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये जाएगी कब आएगी, तब तक सेशन खत्म होना है, तो अब ये बिजनेस का हिस्सा नहीं है। इस पर तनवीर सादिक का ये मानना है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच किया गया है जी, और ये जिस तरीके से फ्लॉज निकाले जा रहे हैं जो सिचुएशन को देखते हुए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और यही वजह है कि रियासत के दर्जे की बहाली को ज़रूरी करार दिया गया ताकि फुल स्टेट में हम अपने तरीके से कानूनों को बना सके। अभी मनी बिल आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजना है, IAS का और पुलिस वाले मामले पर आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो सूरत हाल जी बड़ी डिफ़िकल्ट है। और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब हम ड्रग्स वाले मामले पर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अड़चने पैदा हो रही है। अब आगे कह रहे हैं कि अब ये बिल जनाब असेंबली का हिस्सा नहीं है, असेंबली के एजेंडे में नहीं है, क्योंकि कहा गया इसे दोबारा से सबमिट करें। पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लें, फिर LG ऑफिस में जाएं और फिर आप इसको असेंबली में लाएं जी, फिर देखते हैं क्या होगा। तो अब जब ये हिस्सा नहीं है तो मैं जनाब ये अब ऐवान के सामने रख रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और रूल 368 जिसका अब्दुर्रहीम राथिब साहब पिछले दिनों जिक्र करके कह रहे थे कि ना वायलेशन हो रहा है, मेंबर पहले ही मसवदा कानून बाहर कर देते हैं, जो वो ला रहे हैं अभी पता भी नहीं है कि वो एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पर तनवीर सादिक का माना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एजेंडे में हिस्सा नहीं है, मैं आवाम को बताना चाह रहा था कि मैं काम क्या कुछ करने जा रहा था और क्या कुछ हुआ है। तो इस तरीके से मंशियात वाले मामले पर पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी बहुत सारे मामलात हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जगह एक कैंपेन भी कर रही है, लेकिन बिल भी पेश करने की तैयारी थी। और अगर यही सूरत हाल रही जिसमें एक लाइन तो कम से कम साफ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जो परमिशन है या मंजूरी मिलना है वो ज़रूरी है, लाजमी है, तो दैट मीन्स मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं और यहाँ से आगे और भी मुसीबत आप देखेंगे। ये तो एक बात थी, लेकिन यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। बात अब ज़रा जम्मू कश्मीर और
पंजाब हुकूमतों की करेंगे। दोनों हुकूमतें मफाहमत कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, राब्ते में हैं, और राब्ता सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शाहपुर कंडी डैम का जो मामला है, जिसमें सतह भी पिछले दिनों काफ़ी कम हुआ, इस तरह की रिपोर्ट्स आई, इस मामले पर दोनों हुकूमतों के दरमियान राब्ता हुआ है और तहरीरी तौर पर एक दूसरे के साथ राब्ता हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत को एक खत लिखा है और डैम से पानी छोड़ने के हवाले से मुकर्रर वक्त मांगा गया है। टाइमलाइन, जो टाइम फ्रेम है उसकी बात की गई है कि शाहपुर कंडी डैम से पानी छोड़ने की बात हो रही है, तो कम से कम दोनों हुकूमतों का मामला, क्योंकि ये आप जानते हैं एक ऐसी लोकेशन है जो दो बॉर्डर्स को या दो रियासतों को कनेक्ट करती है। शाहपुर कंडी डैम मामले पर पंजाब हुकूमत को जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से खत रवाना कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि शाहपुर कंडी डैम के अंदर पानी के बहाव को और ज्यादा बढ़ाया जाए। याद रखिएगा, जो पॉनेज बनाया गया है वो अभी भी उस सतह आप तक नहीं पहुंचा है जिसकी जरूरत है। और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी यह साफ कर दिया गया है कि जो कैनाल्स हैं, जब ये पानी यहाँ पर आए और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कैनाल्स के जरिए से इसको 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहुंचाना है, उस पर भी शिद्दत के साथ काम को शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जब चिट्ठी लिखी पंजाब हुकूमत को, तो ये साफ कर दिया कि आप टाइम बताएं कि आप कब तक पानी को छोड़ेंगे शाहपुर कंडी डैम के अंदर, ताकि रावी का जो पानी है उसे हम इस्तेमाल कर सके इरिगेशन पर्पसेस के लिए। और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया है और अपग्रेड सिस्टम बनाने के लिए कह दिया है, ताकि कठुआ और सांबा जिले के अंदर इरिगेशन की फैसिलिटियां और ज़्यादा मजबूत हो। फिलहाल याद रखिएगा, पानी जो रिक्वायर है उससे बहुत कम है और डैम के अंदर अभी मजीद पानी लाना है। जब तक वो पानी पूरा नहीं होगा तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती है। इस बीच चीफ इंजीनियर कैनाल पंजाब की तरफ से कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, जिसके बाद बरहमी का इजहार जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से भी किया गया है। एग्रीमेंट जो जम्मू कश्मीर का हुआ था वो ये था कि जम्मू कश्मीर को ड्यू शेयर मिलेगा जी 1150 क्यूसिक पानी रावी से, और ये इस्तेमाल होगा इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। जो 3,02,173 के करीब हेक्टेयर की ज़मीन है कठुआ और सांबा के अंदर, इन 2 जिलों को ये पानी दिया जाएगा इरिगेशन के लिए और ग्रेविटी फेड इरिगेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरीके से ये सैराब हो जाएंगे 2 जिले पानी से। न सिर्फ इतना बल्कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक प्लान रिपोर्ट जो था वो पहले ही सबमिट कर दिया था। ये बात काबिल जिक्र है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत की तरफ से सिविल वर्क मुकम्मल कर दिया है शाहपुर कंडी डैम पर, लेकिन अभी भी नेशनल प्रोजेक्ट की जो मरकजी वजारत पानी के जो रिसोर्सेज वजारत है, उन्होंने फरवरी 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट करार दिया था और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क जो है वो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से करना था। और अब ये एक तरफ से पानी आएगा और दूसरी तरफ से जब बिजली की पैदावार होगी तो तकरीबन 6 यूनिट्स लगाए गए हैं जो 33 मेगावाट के होंगे और 1 यूनिट 8 मेगावाट और 206 मेगावाट पावर प्लांट जनरेट हो जाएगा जी। कुल मिलाकर 1042 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सालाना जम्मू कश्मीर को यहाँ से भी मिल सकती है। तो बिजली का आना तो अभी बहुत दूर है, पानी के आने को लेकर ही फिलहाल तमाम तैयारियां की जा रही है और हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से पंजाब के हुकूमत को इंतबा कर दिया गया है और पंजाब के इरिगेशन महकमे को खत रवाना करते हुए कह दिया गया कि आप हमें बताएं कि कितने दिनों के अंदर अंदर इस पानी को आप हमारे इलाके के अंदर भेजेंगे, इस सरबंद के अंदर डालेंगे, ताकि इस पानी का हम माकूल इस्तेमाल इरिगेशन के लिए कर सके, क्योंकि महकमा इरिगेशन जम्मू कश्मीर भी कमर कस चुका है इस ज़िमन में। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर तो थोड़ी बहुत और सियासत होगी, क्योंकि मरकज का भी एक प्रेशर पंजाब हुकूमत पर है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तौर पर पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। और ये जो शाहपुर कंडी वाले मामले पर हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी राहत शायद 2025 के वस्त में देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत के हवाले से भी कर लेते हैं। एक और हुक्मनामा जो देर रात जारी हुआ और इस हुक्मनामे से
मजीद कुछ चीज़ों की वजाहत करने की कोशिश हुई। और पिछले दिनों कश्मीर सूबे के अंदर इसी तरह का एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें डॉक्टरों या टेक्नीशियंस को खास तौर पे वाज़ेह हिदायत दी गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए एक और इकदाम उठाते हुए डॉक्टरों व टेक्नीशियंस के लिए नया फरमान जारी हुआ है। इस ऑर्डर के मुताबिक जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू की जानिब से जारी हुआ है, जिसमें जो मौजूदा वक्त में खास तौर से डॉक्टर्स और जो टेक्नीशियंस हैं, जब आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, नुस्खा लिखते हैं या अद्वियात देते हैं तो इनके नाम किसी भी तरीके से लिख दिए जाते हैं, किसी भी तरीके से नुस्खा लिख दिया जाता है जो कई बार पढ़ा नहीं जाता। लेकिन इस नए फरमान के मुताबिक मौजूदा गाइडलाइंस को, मौजूदा डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए ड्रग पॉलिसी के मुताबिक काम डॉक्टरों को करना है। या तो जब वो नुस्खा बनाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे या अद्वियात के नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स में या बड़े हरूफ में लिखने का हुक्म डॉक्टरों को दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने जब ये ऑर्डर जारी किया है तो पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर ये अहकामात या इन गाइडलाइंस के मुताबिक काम हो रहा है। इसका भी हवाला दिया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं इसके मुताबिक काम करने की सलाह दी गई है डॉक्टरों को। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तमाम जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं सूबा जम्मू के अंदर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के, उनको कहा गया है कि जब वो किसी भी अस्पताल की मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, किसी भी दवाई का नाम लिखेंगे, अद्वियात जब वो किसी को देते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जितने भी अल्फाज का इस्तेमाल होगा वो साफ और बड़े हरूफ में लिखे जाएं, कैपिटल लेटर में लिखा जाए, ताकि कम से कम सामने वाले को भी पढ़ा जाए और ख़ुद भी चीज़ें जो हैं वो समझने में आसानी हो। दूसरी बात ये भी कहा गया है चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मुख्तलिफ अस्पतालों के हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से सूबा जम्मू में कि जो गाइडलाइंस हैं या डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक काम होना चाहिए। इस सर्कुलर के मुताबिक जब भी मरीज़ को लेकर कोई हतमी फैसला किया जाता है, कोई राय कायम की जाती है, उनको अद्वियात फराहम की जाती हैं, ट्रीटमेंट के हवाले से जब कोई अद्वियात दी जाती हैं या ट्रीटमेंट की बात होती है तो उनका यानी जो मरीज़ है उसकी भी राय जानना और पूरे तरीके से डॉक्टरों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसको मुतमईन करें। यानी जब भी फैसला लिया जाए उसको इन्वॉल्व उसमें किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी अस्पताल में हो, किसी भी इलाके से हो, और उसके बाद इस बात को यकीनी बनाया जाए जब वो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो साफ और बड़े हरूफ में लिखा जाए ताकि समझने में आसानी हो। और ये नई ड्रग पॉलिसी जो है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम हो रहा है, इसके तहत काम करने पर जोर दिया गया है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस हैं जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इसके लिए डॉक्टरों व टेक्नीशियंस पर खास तौर से जोर दिया गया। ऑर्डर में या सर्कुलर में 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स का जिक्र करते हुए कहा गया कि बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी खलल के इस तरह का सिलसिला जारी रखें ताकि खुद भी परेशानी ना हो और पेशेंट केयर भी अच्छा हो। हर फिजिशियन जिस पर यह जरूरी है जब भी वो जेनेरिक मेडिसिन या नाम लिखे तो कम से कम वो कैपिटल लेटर्स में लिखे। राकेश पंगोत्रा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू से, जिनकी जानिब से ये ऑर्डर्स देर रात जारी किए गए हैं। चलिए जनाब, अब आप अपना प्रेस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। जेनरिक मेडिसिन का नाम भी लिखा होगा और जो वो एक आई और आगे एक लाइन होती थी वो सिर्फ मेडिसिन वाले को ही पता था कि ये कौन सा मेडिसिन इसने देना, तो आपको पढ़ा नहीं जा सकता था। अब आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं जब आपके हाथ में प्रेस्क्रिप्शन लगे, तो ये देखिएगा कि क्या गाइडलाइंस फॉलो होती है या नहीं होती है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जरूर शिकायत कीजिएगा ताकि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। अब ये भी दूसरा कर दिया कि जब आप प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपने अपना स्टैंप डालना भी होगा, यानी सील करनी होगी। आपने अपना पूरा नाम डालना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी डालना होगा, ताकि अगर कल कोई गलती हो सके तो आपसे पूछताछ भी हो। आप ये ना कहें कि जनाब ये किसी ने मेरा फर्जी लेटर बना के चिट्ठी दवाई लिख दी, अब वो भी नहीं होगा। बड़ी चीज़ें सख्त कर दी गई है, हमने भी बाखबर रहना है और आपको भी हम बाखबर। इसमें ज़रूरी बात यह भी है ना कि बहुत सारी जगहों पर यह भी शिकायतें की जाती हैं। इसी प्रोग्राम में कई लोगों ने कहा कि दवाई दी लेकिन पर्ची नहीं मिली, तो वो जिम्मेदारी आप पर भी है। हर काम डॉक्टर नहीं करेगा। जब डॉक्टर आपको पर्ची देंगे वो कैपिटल लेटर्स में है या नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन किस हिसाब से लिखी गई, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी आप पर है कि कम से कम आप भी वो जो रिसिप्ट या पर्ची मांगने की है वो हिम्मत रखिएगा। लोग आमतौर पर दवाइयां लेकर इसी तरीके से कल हमने बताया था कि लूज मेडिसिन भी होगी, अगर आपने 2 ही टेबलेट लेनी है तो आप ले सकते हैं, ना कोई नहीं कर सकता है। आज ये वाली खबर हमने आपको बताई। थोड़ी देर में आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करते हैं। अब कॉल करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पुलिस को एक कामयाबी मिली है। एक ऑपरेशन हुआ था 2024 में, सब इंस्पेक्टर की मौत हुई थी और सब इंस्पेक्टर की मौत के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को चलाया गया था। लेकिन इतलात और खबर यह है कि वो लोग जो मतलूब तरीन लोग थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है
चाहे उनके बाप दादा अमेरिका के अंदर भी बैठे हो। खबर यह है कि जनाब जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर का मामला हल होते हुए नजर आ रहा है और अमेरिका में जो बैठा गैंग है उनके दो अहम तरीन अफराद को जलंधर के अंदर दर्द दबोचा गया है। एसआई दीपक कुमार जिसकी हेड इंजरी हुई थी, गोली चली थी और गैंगस्टर्स के साथ मामला बना था कठुआ के अंदर, जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके के अंदर अप्रैल 2024 का यह वाकया था। और उसके बाद ही कुछ लोगों को इंतहाई मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्तें जारी कर दी गई थी। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी वो फोटो भेजे गए थे। दो एसोसिएट यानी दो लोग जो इस गैंग के साथ है, यूएस बेस्ड जो ये गैंग है, जो इनका जलंधर के अंदर ये पकड़े गए हैं जी। और इसके बाद जो जलंधर के कमिश्नर पुलिस है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि दो लोगों को शूट आउट के बाद पकड़ा गया। ऐसा नहीं कि जनाब वो आए और हमने पकड़ लिया, उन्होंने भी गोली चलाई, यहाँ से पंजाब पुलिस ने भी गोली चलाई। फाइनली उनकी गिरफ्तारी हुई है। दो एसोसिएट्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। सुखविंदर इलियास सुखा एंड हरप्रीत, ये दो नाम है। एक सुखविंदर जिसका दूसरा नाम सुखा है और हरप्रीत नाम का नौजवान जो यूएस में बैठे सोनू खत्री गैंग के मेंबर्स थे। उन्हें काफी दिनों से चेज किया जा रहा था और कल जब क्रॉस फायर हुआ, उस क्रॉस फायरिंग में जहां दो जदीद आलात हथियार इनसे मिले, जदीद हथियार मिले हैं, कुछ और चीजें मिली हैं और इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं पर याद रखिएगा ये दोनों शख्स वो भी हैं जो सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जो 2 अप्रैल सन 2024 में गैंग वॉर के दौरान मारे गए थे, उनकी कत्ल के अंदर और उस वॉर के अंदर भी ये मुलविस थे। डीजीपी यादव कुमार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि और भी कुछ लोग हैं जिनकी तलाश जारी है। ताहम ये दो लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर भी तलाश थी और पंजाब के अंदर भी इनकी तलाश काफी दिनों से थी। फाइनली जलंधर के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं। आप लोगों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। कॉलिंग का सिलसिला इस प्रोग्राम में हम ज़रा शुरू करते हैं। कॉलर्स एक एक करके मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करें, बहुत कम वक्त लें, जल्दी से अपनी बात रखें, टीवी की आवाज़ बंद कर लें जब भी आप कॉल करेंगे और ठीक 10 मिनट के बाद आपको मौसम का अपडेट भी बताएंगे। फर्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब बस फारूक अहमद भट डिस्ट्रिक्ट शुपियान पे। अहन हज सर डिस्ट्रिक्ट शुपियान लास्ट गाम दोमी तरफ पुलवामा टच गन अगर शराक सर नाव वारिया दो पे कर सर कोशिश कि मे मुलाकात खन आज कोर 5 मिनट ब्रोट यह फोन नंबर तो तथ पे वो सर वेटिंग मन सर मे कॉमन मसला डस्टबिन बनोमुत रूरल डिपार्टमेंटन ये मैकडम रोडस पे कन रोड सर अथ पे बनोमुत डस्टबिन तमाम गाम अत मे सर ोट लगान अम कर जबरदस्त सर प्रॉब्लम अप बच्चे खसान स्कूल सर अतन सर ऊन आसान जमा सर पे बच्चन प्रत कह चाहे मोल आने गर सह बिचार मजूर पेश पे माजे आसान गर सर प्रत दह शुरन ऊन लाड़न अतन अगर बनावन सील गवर्नमेंट अत गोस मुतनाज़ साइडस पहम जाय सर गल बे जाय कमी कह बे सर अत मे ब्या सवाल कि अत गवर्नमेंट लैंड बचाई थमत गामन सर तो अत मे सनी गाम लुक गुह फाड़न तो थोकस कम से कम 20 कनाल जमीन तम तथ सत कब्रिस्तान सर योर खाड़न गुह तो ठुकन सारी सर अथ मज गए डिस्ट्रिक्ट यह तहसीलदार साहब जोनपुर तहसीलदार साहब बेहान बे सर SDM साहब बेहान मगर सर कहन त एक्शन कर सर बोत ये जमीनस पे गूह त्राउन या दीगर मामलुक सवाल ज़ाती तौर हल कर अत अंदर स्टेट इन्वॉल्व कर सारे मिली जिम्मेदारी कि थो पन ओंद पोक साफ और कित पे रोज साफ यह नौजवान हज जिम्मेवारी बुजुर्गन हज जिम्मेवारी तम बनावन मैकेनिज्म अतन यह कित पे रोज योत तामत अम शेडुक सवाल इंतहाई अहम कि ये तीम शेड बनाना अतन हून वारिया हल्कर आसान अतन पकुन वारिया मुश्किल बना यह जेन्युइन कंसर्न और तह करव कत मे उम्मीद कि न सिर्फ जिले शुपियान बल्कि जिम्मेदार बाकी रियासती हुकूमत तिमन ताम वात कत तिम वो
क्या हाल कर सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत शुपियन पे एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अहमद नगर बसान जनाब वेल केयर हस्पताल नश मस्जिद पोचे खराब सागर साहब क्या मिले योर मगर योर तवज्जो यम इलेक्शन तम सार पर कर मे थो वोर वुची पे मस्जिद अजाब गसान रबुल करीम दिन हालांकि वह सारी नमाज पढ़ान जमात चाहे बच्चे बुजुर्ग बड़ परेशानी अहमद नगर 90 फीट अहमदनगर 90 फीट अस्पताल मस्जिद महबूल आलम। अच्छा जी चलो सड़ा शुक्रिया मेहरबानी तो नंबर नंबर शादी स्टोर डिपो ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग गसान बाकी सारे दिन गो राशन मुफ्त वातान फिंगर इम्प्रेशन फिंगर मगर फिक्री तरह मुन करान क्या मे कोर 2 लट वुन तह फोन अपर ज्यादा ब्लैक यह पे गाड़ी मज सारान यह अदर खला गई गाड़ से अदर खल गमुत अत बिचार हक तमुल नुन स्रोग सह तिमन वातान क्या ज्यादा ब्लैक मार्केट गसान रोबदार तिमन कर तिमन सह कह तथ पे कर गौर बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो कौन साहब कहां से नाम बताइएगा। हेलो चलिए लाइन ड्रॉप हुई है। एक और कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जो बहुत सब रशीद बेबी पे जी रशीद साहब वन हजरत मे वन तो ये मतलब ये फोन करान क्या सिस्टम कित तौर वातान तज मे लट वुचमुत ये कॉल कर अखबार ये तुम बल्कि अगर अखबार थ्रू दिवान पे गसान तौर तथ दफ्तरस मज तम वन यह तुहद क्या शिकायत वकान तम क्या दलील क्या कित लिहाजा अस वन तो मेहरबानी वन मे बह खबर इंसान मे वन तो यह क्या हिसाब तो यह सा ये वाता तौर तो बे गो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन तम गई शाम वन कि यह तुम शिकायत गई तुद क्या जवाब वो शुक्रिया जनाब। चलो सटा शुक्रिया इस कॉल बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत गुल मोहम्मद हरवन पे जनाब हुक्म करियो। जनाब माह मुबारक द्रजर गसान यह चीज दान सह 15 वातान नंबर 2 अस दपो गवर्नमेंट आई पन रिश्वतवरी गई खत्म मगर रिश्वत हर कुछ जाए चलान रिश्वत बगैर कहीं कमा गसान। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हेलो हेलो जी आदाब आदाब जी आदाब। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सुरजीत सिंह जी सुरजीत साहब बताएं। तो सर इस बार ये हुआ है कि जो बिजली के बिलों के बारे में इस कदर परेशान किया गया जिन लोगों ने दिए थे ना उनके 2022 के इस तरह ही निकाल दिए गए पुराने और बिजली काट दी गई मजबूर किया गया लोगों को डबल बिल भरने के लिए। तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट को कोई इंक्वायरी रखनी चाहिए और देखना चाहिए दोबारा कंप्यूटर्स की गलतियों को लोगों को रोजाना 25-30 हजार रुपया पड़ा है वो। तो मैंने अपना तमाम कराया हो फिर ये ऐसा है कि बिल में ये जहाँ ओपनिंग बैलेंस है वहाँ पुराना शो कुछ नहीं किया है। बिल यहाँ तक क्लियर करने के बाद भी पिछड़ा निकाल रहे हैं। वो कब का निकाल रहे हैं 2022 का निकाला है। मेरा अपना 2022 का निकाला मेरे वो जमा करवाया बिजली काट दी विदाउट एनी वार्निंग एनी कोई किए। तो इसलिए मैं आपके वसालत से कहेंगे कि वहाँ तक आवाज पहुँचे। ये मामला बड़ी शिकायतें पिछले कई दिनों से आई है कि जनाब हमने तो अपना क्लियर किया था लेकिन अब चूंकि क्लोजिंग है तो दोबारा से उसको दिखाया जा रहा है। जब हम वो रिसिप्ट लेकर जा रहे हैं तो कह रहे हैं जनाब ये कंप्यूटर एरर है लेकिन तब तक वो ट्रिप डाउन कर चुके होते हैं और हमें वो बड़ी मुश्किल बन जाती है इस पूरे मामले में। आपकी बात बिल्कुल सही है। होप्सो के हुकूमती इदारे ज़रा इस मसले को ज़रा संजीदगी से देखें कि आखिर ये स्ट्रीम लाइन कैसे होगा। इंटायर जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस से भी इस तरीके की शिकायतें कंटिन्यूसली आ रही हैं। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सब ठीक ठाक सेहत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
अर्ज मे कर उतरी अर्ज रोजान यह अनंतनाग मटन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग तहसील मटन अस दपा उतरी सड़क गसान अपरी यह पसरबल गसान कोगरनाग गसान सिमथन टॉप गसान अत मटन यह योत वातो अत तीचा गंद तीचा मोम जाम तीचा गंद ये मोम जाम सड़क त्र सारसी बराबर सूरज मंदिर तोतान सह यह कहन चीज अप इंसान खोचन पकनस तीचा गंद मेन सड़क सठा शुक्रिया कॉल करने वापस। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा फटाफट से। उसके बाद आपको बताना है कि इदारे कई बार मजबूत भी होते हैं ना, फैसला भी लेते हैं। हमने कहा था कि बिल लेकर आया था जिस पर काम नहीं होगा, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन काम करने पे आए तो बड़ी चीज़ें चलती है। 2 कॉलर्स देते हैं, उसके बाद उस खबर पर भी आएंगे और फिर वाइंड अप भी करना है। 10 बजे आपको असेंबली भी ले चलना है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले ज़रा 2 कॉलर्स को और शामिल करवाते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब सब शुपियन पे अहन बाग अत कनीपोरा वन तस कनीपोरा शुपियन अहन सह मिल्कियत 5 कनाल 3 मरल अहन तत्युक तहसीलदार साहब तम कर तथ सानिस जमीन सड़क 10 फुट न्यून यह मिल्कियत जमीन क्या सा ब्रो ब्या नफर सह तमिस रलित क्या दलील पुलिस ओन सड़क नीन तम मन सानि जमीन किन पुलिस रलित तो न्यून तोतान सड़क यह तकरीबन 2 फुट। अच्छा जी। वन गए जनाब पत गोस बह कमिश्नर सेक्रेटरी तमिस तुम लिखित सूबाई कमिश्नर तमिस लिखित वनकन तम कागज DC साहबस निश वन क्या बह गुजारिश कर गुल गंडित अत करना तो DC साहबस मुदाखलत तहसीलदार साहबन कथ पे यमन मिल्कियत जमीन तो हमिस त्रवन सड़क 6 नफर कर और योर कतल बागवानी। शुक्रिया कॉल करने बाबा। चलिए लास्ट कॉल। हेलो हेलो। चलिए जी बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मौसम का मिजाज आपको बताना है, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया अगर काम करने पर आए तो बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। शहर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा सुर्खियों में तो हमेशा रहता है, लेकिन अब की बार सिक्किम्स की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और सिक्किम्स ने हॉस्टलों के अंदर शराब, सिगरेट, गुटखा और दीगर चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। सिक्किम्स इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि गाइडलाइंस बना दिया गया है, ज़ाब्ते इखलाक बना दिया गया है और अगर कोई भी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ रैगिंग का मामला हमने देखा कि मुल्क के अंदर कई मकामात पर था, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है और यह भी साफ कर दिया गया है कि जो अप्रूवल अगर किसी ने कोई गैदरिंग करनी है, मजहबी गैदरिंग करनी है, नॉन मजहबी गैदरिंग करनी है, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशगी आपको इजाज़तनामा लेना होगा, उसके बाद ही सूरत हाल जो है आप जो फंक्शन कर सकते हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा ने बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जारी कर दिया है, पाबंदी आयद कर दी है अल्कोहल, ड्रग्स, टबैको प्रोडक्ट्स और दीगर स्मोकिंग के आलात, जो चाहे वो गैजेट्स हो या स्मोकिंग के वो डिबिया हो, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी है। सिक्किम्स के हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को साफ कर दिया गया है कि हॉस्टलों के अंदर जितने भी गेस्ट आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। चीफ वार्डन जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है, उन्हें यह साफ कर दिया गया है कि अगर किसी तरीके की भी कोई शिकायत आती है तो पूरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तो चलिए जनाब, इसके साथ ही आज प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, लेकिन मामला आज पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा। थोड़ी देर के बाद असेंबली सेक्रेटरीट भी आपको लिए चलेंगे, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खिताब करेंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त। अल्लाह हम या नासिर।